हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पार्ट। जो थर्मोडायनेमिक्स दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज हम। पहला टॉपिक क्या होगा हमारे पास? स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस। इससे पहले क्या था कि हमने लिक्विड के लिए जब हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, तो स्पेसिफिक हीट होती क्या है हमारे पास कि अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। बात समझ आ गई? अब ऐसे ही हम बात किस में करेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में। तो गैसेस में क्या होगा कि जो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by unit mass of किसका? गैस का। unit mass of गैस by 1 डिग्री। मतलब क्या है कि मेरे पास गैस का कोई भी एक यूनिट मास होगा, उसका मेरे को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए मेरे को कितनी हीट देनी पड़ी उस चीज के लिए, उसको क्या बोल देंगे हम? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अगर मैं यहां पे यूनिट मास की जगह 1 मोल की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 मोल की। अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोल दिया मैंने उसको? मोलर स्पेसिफिक हीट। या और क्या बोल सकते हो तुम? मोलर हीट कैपेसिटी। और क्या नाम दे सकते हैं इसको? मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझ आ गई इतनी सी? अब यहां पे क्या था? 1 मोल था। अगर सपोज कर लो कि मैं n मोल को दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? n मोल को हीट दे रहा हूं। इफ जो गैस है मेरे पास, अगर मैंने n मोल लिए तो उसको अगर मेरे को हीट देनी पड़ी, मान लो मैंने dq अमाउंट ऑफ हीट दी, कितने को? n मोल को, तो मेरे पास अगर टेम्परेचर राइज हुआ dt, तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? जो मेरे पास dq अमाउंट ऑफ हीट आएगी इज इक्वल टू nc इंटू dt, कि इतनी मेरे को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी n मोल ऑफ गैस के लिए। n मोल ऑफ गैस, इतनी हीट सप्लाई करूंगा तो उसका dt टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? पक्का? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे हम आगे बोलते हैं कि 2 टाइप की हम स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। एक तो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक काम करना है, इसको पॉज करके उतार लो। बात समझ आ गई इतनी सी? अब उस अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है कि जब मैं स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, कहां पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती थी उसको रिप्रेजेंट सी से करता था मैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहा हूं तो सीवी। बात समझ आ गई? तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? सीवी इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय n इंटू dt। बात समझ आ गई? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पक्का? अब जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम आया तो मेरे पास इफ बोलता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या होता है? वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा? याद करो पुराना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको याद करो। वहां से क्या था? वर्क डन बाय गैस क्या आ जाती थी मेरे पास? 0 हो जाती थी। अगर वर्क डन बाय गैस 0 हो गई तो जितनी मेरे पास हीट थी वो सारी की सारी कहां चली गई? इंटरनल एनर्जी में। मतलब यहां से क्या आएगा? dq इज इक्वल टू du। तो du क्या होता है? F/2 n r dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही होती थी ना, F/2 n r dt। पर हीट कितनी सप्लाई हुई थी? ncv dt इज इक्वल टू F/2 n r
dt, तो dt से dt कट गया और यहां से मेरे पास n से भी n कट गया। तो यहां से जो मेरे पास Cv की वैल्यू आई एट कांस्टेंट, जो मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी आई, वो F/2 इंटू R। यह आपने जरूर सुना होगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके बराबर आती है, F/2। पर यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, जितनी मैंने हीट दी उस सिस्टम को, तो सारी की सारी कहां चली गई, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए चली गई। बात समझ आ गई पक्का? तो ये मेरे पास क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दूसरी चीज की बात करेंगे हम, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं, उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं सीपी से। बात समझ आ गई? किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सीपी से। तो वो बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही, सीपी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन इंटू डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैंने यहां से जो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो गई कहां? एक तो क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया उसने। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मेरे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। बात समझ आ गई? क्योंकि प्रेशर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो जहां से इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी था। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूं इस वॉल्यूम प्रेशर को, तो P इंटू उसके डिफरेंशिएशन करता हूं, तो P इंटू डीवी इज इक्वल टू एन आर इंटू डी टी। जैसे ही मैंने एट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरे पास साथ साथ में क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे और आर भी क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा मेरे पास, इंक्रीज होगा। अब ये आ गया, तो अगर इस केस में वर्क डन बाय गैस क्या होता था, वर्क डन बाय गैस होता है P इंटू डीवी। यही होता था इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इंटू V2 माइनस V1, या फिर और क्या लिख सकता हूं इसको, यहां से PV इज इक्वल टू क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं NR T2 माइनस T1। बात समझ आ गई ना? अब जो मेरे पास जो हीट मैंने सप्लाई करी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या थी, dq इज इक्वल टू du। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या निकालूंगा मैं, इसका वर्क डन, सॉरी यहां से क्या निकालूंगा, cp की वैल्यू निकालने में। तो cp की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से हीट कितनी थी, cpn इंटू dt इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nr dt प्लस यहां से क्या आएगा, nr इंटू dt। तो यहां से जो मेरे पास n dt तो क्या ये कट जाएंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है कि Cp इज इक्वल टू F/2 R प्लस R। बात समझ आ गई? जो ये मेरे पास ये टर्म आई थी, ये किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको क्या बोल देते हैं हम, मेयर्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का? पॉज करके क्या कर लो, इसको उतार लो। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है कि जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट आई एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, इनकी रेशो क्या होगी। तो रेशो स्पेसिफिक हीट तो रेशो किसके बराबर आएगी इसकी, रेशो में लिखता हूं Cp डिवाइडेड बाई Cv। अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा मेरे पास है, Cp अपॉन Cv लिखता हूं तो F/2 प्लस 1 इंटू R। Cp की वैल्यू क्या यही आई थी, डिवाइडेड बाई F/2 इंटू R। तो यहां से R गया,
तो ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से एफ, इसको 2 से तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2, यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 2 बाई एफ। पर ये टर्म तो आपने पहले पढ़ चुके हो आप। एक मैंने जब वहां पे एडियाबैटिक में जब रिलेशन आया था, कुछ एक टर्म आई थी कांस्टेंट टर्म, उसको मैंने क्या माना था वहां पे गामा माना था। तो आज उसका प्रूफ मिल गया कि जो मेरे पास रेशो होती है सीपी अपॉन सीबी, उसको क्या बोल देता हूं मैं गामा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा गामा। इसको और भी बोल सकते हैं, और आल्सो टर्म एज या ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ गैस। किसका आ गया ये मेरे पास, क्योंकि किसके बराबर है गामा के बराबर आई ना। तो जो एडियाबैटिक में क्या होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आता था ना, इक्वेशन क्या आती थी वहां पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो गामा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस 2 बाई एफ, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दे दिया गया मेरे पास एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ गैस। बात समझ आ गई। पॉज करके इसको उतार लो। तो अगर मैं यहां से और लिखना चाहूं तो जो मेरे पास अभी रिलेशन आया था गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ, तो यहां से अगर एफ क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहां से गामा टाइम ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ प्लस 2, तो यहां इसको इस साइड लेके आऊंगा तो -1 इंटू एफ इज इक्वल टू 2, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखी जाती है, अगर मेरे पास गामा की वैल्यू गिवन है किसी भी क्वेश्चन में और मेरे को वहां से पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उस सिस्टम की, तो मैं क्या निकाल सकता हूं 2 डिवाइडेड बाई गामा -1। अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो क्या मैं सीपी और सीबी के रिलेशन को और बेहतर लिख सकता हूं। तो सीवी इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर होता था। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 2 डिवाइडेड बाई गामा -1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये ना। तो यहां से ये कट जाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास आर डिवाइडेड बाई गामा -1। बात समझ आ गई। सीवी की वैल्यू क्या आएगी आर डिवाइडेड बाई गामा -1। अगर ऐसे ही मैं सीपी की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास सीपी इज इक्वल टू क्या गामा टाइम ऑफ सीवी होगा, क्योंकि गामा क्या था मेरे पास सीपी अपॉन सीवी था। इसको इधर लेके आए तो ये आ जाएगा। तो यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास डायरेक्टली गामा आर डिवाइडेड बाई गामा -1। बात समझ आ गई। तो अगर मेरे पास डायरेक्ट ही किसी की गामा की वैल्यू दे रखी है किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट मैं क्या सीपी और सीबी डायरेक्ट निकाल सकता हूं, या तो फिर मेरे पास दूसरा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा हो तो क्या मेरे को वो भी आता है कि दूसरा फॉर्मूला भी आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, क्योंकि जो मेरे पास सीपी की वैल्यू आएगी वो कितनी होती थी मेरे पास एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। अब चाहे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दे चाहे वो गामा की वैल्यू दे दे आपको। बात समझ आ गई इतनी सी, पक्का नोट कर लो इसको। तो अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास बोला जाए कि मिक्सचर है, क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर के लिए निकालते हैं कि नंबर ऑफ मतलब n नंबर ऑफ गैसेस हैं, तो उसके लिए मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट होगी इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होगी। तो हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर मिक्सचर, मतलब गैस का जो मिक्सचर है उसके लिए क्या स्पेसिफिक हीट होगी। मान लो इफ n नंबर ऑफ गैसेज है मेरे पास, कितनी है n नंबर ऑफ गैसेज है, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ मोल क्या है n1 n2 एंड सो ऑन n है। बात समझ आ गई। कितने नंबर ऑफ मोल है n1 n2 अलग अलग गैसेज हैं। समझ आ रही है इतनी सी बात, पक्का।
अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो इंडिविजुअल होगा, जो इंडिविजुअल गैस होगी उसका जो स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मान लेता हूं गैस 1 के लिए CV1 होगी और CV2 होगी एंड सो ऑन CVN होगी। बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है कि इन गैस का पूरे का मिक्सचर के लिए निकालनी है। बट जब मैंने ये लिया N1 N2 एंड सो ऑन N एट सेम टेम्परेचर पे ले रहा हूं, किस पे ले रहा हूं मैं, टेम्परेचर क्या है मेरे पास, एट सेम टेम्परेचर। अगर मेरे पास टेम्परेचर सेम है तो क्या चीज सेम रहती है मेरे पास, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या चीज रहेगी, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो क्या रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी। मतलब क्या था कि जो इनिशियल जो इंडिविजुअल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, इसके मिक्सचर के बराबर होगी। तो मैं CV1T प्लस N2 CV2T प्लस एंड सो ऑन प्लस NN CVN T इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, मिक्सचर के बराबर। तो N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NN CV इक्विवेलेंट इंटू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या मेरे पास सेम था, टेम्परेचर तो हर जगह से कट जाएगा टेम्परेचर। तो यहां से मेरे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मिक्सचर के लिए होगी वो क्या आ जाएगी, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NN CVN डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास है, N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NN। ऐसे ही हमारे पास क्या, मैं दूसरे तरीके से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मिक्सचर के लिए निकाल सकता हूं क्या, बात समझ आ गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ मिक्सचर इज इक्वल टू N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NNCPN डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन प्लस NN। इतनी सी बात क्लियर है, पक्का। इसको पॉज करके उतार लो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट रेशो आती है तो अगर वो लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा उस चीज को मैं, अगर सपोज कर लो इफ Γ1 Γ2 एंड सो ऑन Γn, ये क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट रेशो ऑफ इंडिविजुअल गैस है। Γ1 गैस 1 के लिए, Γ2 गैस 2 के लिए और Γn गैस n के लिए। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट लिखना चाहूं, किसी भी मिक्सचर का इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो यहां से मेरे पास कैसे लिख सकता हूं, n CV की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, R डिवाइडेड बाई Γ1 माइनस 1 इंटू T प्लस N2 R T डिवाइडेड बाई Γ2 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या आएगा, NN RT डिवाइडेड बाई गामा इक्वल गामा n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ये, N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन NN किसके बराबर आ जाएगा, N इंटू RT डिवाइडेड बाई गामा इक्वलेंट माइनस 1। तो यहां से जो मेरे पास RT 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 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, N1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस NN डिवाइडेड बाई गामा n माइनस 1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन प्लस N डिवाइडेड बाई गामा इक्वलेंट माइनस 1। तो क्या यहां से मेरे पास जो रेशियो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट की
क्या उसका जो मिक्सचर के लिए होगा, क्या मैं उसको निकाल सकता हूं, यहां से वो चीज भी क्या आ जाएगी मेरे पास, फाइंड आउट, हम उस चीज को कर सकते हैं। तो अब क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, कि जो मेरे पास एक होती है एफिशिएंसी, नाम सुना कभी, क्या एफिशिएंसी क्या होती है। अब एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस कैसे हम फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस, हम एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करेंगे, और जो मेरे पास ईटा आ जाएगा वो क्या होता है, आउटपुट, जो नॉर्मली बोलते हैं हम, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। अगर मैं किसी प्रोसेस की बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाय हीट या एनर्जी, हीट सप्लाइड, कितनी मैंने हीट सप्लाई करी, मैं मान इंटू 100। मैं मान लेता हूं कि सपोज कि किसी सिस्टम के लिए मैंने 100 जूल एनर्जी दी, और वहां से मेरे को 40 जूल का जो है वर्क मिला, बात समझ आ गई, 100 जूल एनर्जी दे रहा हूं, 40 जूल का वर्क मिला, तो मेरे पास एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 40%। मतलब क्या है कि जो मेरे पास सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, 40%। उसने जो मेरे पास 100 जूल जो मैंने एनर्जी दी थी उसमें से कितनी यूज में ली, सिर्फ 40। अब यहां से इनपुट और आउटपुट भी देख सकते हैं आप। अब इनपुट मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई करी थी, 100 जूल, आउटपुट कितनी मिली मेरे को, आउटपुट का मतलब क्या है, यूजफुल वर्क, तो यूजफुल वर्क कितना हुआ, 40 जूल का, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी उस सिस्टम की, 40%। ये हमारे पास कहां काम आएगी, हमारे पास आगे हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, ये काम में आती है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, मान लो मेरे पास क्या था, कोई एक टीवी का कोई ग्राफ है, मान ले एक मेरे पास सिस्टम है कोई, जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, प्रोसेस है कोई, अगर स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया और वापस उसी पाथ को फॉलो करता इनिशियल पॉइंट पे आता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई सिस्टम ऐसे पाथ को फॉलो ना कर पाए, मतलब जो उसकी इनिशियल कंडीशन होगी अगर उसी में वापस ना आ पाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारे नेचर में क्या होता है कि जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एक आइडियल प्रोसेस होती है। आओ थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और इसमें क्या है, गैस है। तो जो ये जो सिस्टम है, नीचे से इसको जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये प्रेशर ऑफ गैस लगा रहे हैं, और ऊपर से जो इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है। ऐसे ही मैं इरिवर्सिबल के लिए भी मान लेता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम था, ये एक्सटर्नल प्रेशर था, और यहां से क्या लगा था, नीचे से प्रेशर ऑफ गैस लग रहा था। इसमें क्या थे, गैस के पार्टिकल थे, कोई भी गैस थी। अब सपोज कर लो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सपोज कर लो कि जो मेरे पास गेहूं होते हैं, जो उसके जो ग्रेन होते हैं, अगर मैं सपोज कर लो उनको इस पे गिरा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, छोटे छोटे ग्रेन थे इसके ऊपर गिराता क्या, तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर में सिस्टम क्या मेरे पास इस टाइप का हो जाएगा, और यहां पे क्या हो गए, ये ग्रेन सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, जब एक ग्रेन गिरा तो क्या सिस्टम हल्का सा किसका, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, क्या धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्लो प्रोसेस। और जो स्लो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस भी बोल देते हैं। तो जो मेरे पास क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो जब मैं इसके ऊपर
एक के बाद एक ग्रेन डालता गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या लिए, इनफाइनाइट स्टेप लिए। क्या लिए, इनफाइनाइट स्टेप लिए इस पोजीशन में आने के लिए। बट इस केस में अगर मैं सपोज कर लूं कि यहां पे कोई एक मास m रख दूं, क्या कर दूं, कोई एक बड़ा मास m रख दूं, तो एकदम से ये क्या नीचे आ जाएगा। बात समझ आ गई, एकदम से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फाइनाइट स्टेप आएंगे। क्या आएंगे, यहाँ पे फाइनाइट स्टेप आएंगे इसमें। तो दूसरा क्या हुआ, तो इसमें क्या होगा, इसने इनफाइनाइट टाइम लिया इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, इनफाइनाइट टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनाइट टाइम। इस स्टेप को, इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए इसने कुछ फाइनाइट टाइम लिया होगा। और इसने क्या लिया होगा, क्योंकि एक ग्रेन रख रहा हूं तो क्या मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे स्टेप भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। और इसमें क्या होगा, एक और चीज, जो मेरे पास डिफरेंस इन प्रेशर होगा वो क्या अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या होगा, P ऑफ एक्सटर्नल माइनस P ऑफ गैस, क्या वो 0 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, P ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ क्या गैस आएगा मेरे पास। बात समझ आ गई। बट यहां पे जो मेरे पास चेंज इन प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P एक्सटर्नल माइनस P ऑफ गैस। क्या कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, क्या आएगी इसकी, कुछ फाइनाइट वैल्यू। पर इस केस में क्या होगा कि सिस्टम जो है ऑलवेज क्या होगा, एट एवरी पॉइंट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कि मेरे पास हर पॉइंट पे क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब एक ग्रेन गिरा तब भी क्या मेरे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर था, जो प्रेशर ऑफ गैस था, क्या वो बराबर रह गए। फिर और गया तो हर टाइम पे क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम हो रहा था इस प्रोसेस में। बट इसके केस में क्या होगा, ओनली 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। या तो क्या होगी, जब ये टॉप पे होगा तब होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, या तो क्या होगा जब ये बॉटम पे यहां पे आ जाएगा तब इसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। बात समझ आ गई। तो ये क्या था, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है इतना सा, पक्का। तो इसको पॉज करके उतार लो। तो नेक्स्ट क्या जो हमारे पास आता है, एक टर्म होती है एंट्रोपी। ये बिल्कुल केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम। वहां पे आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, यहां सिर्फ मैं आपको आइडिया दूंगा कि मेरे पास एंट्रोपी होती क्या है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो एंट्रोपी को बोला जाता है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, कि उस सिस्टम में कितना रैंडमनेस है। और जो ये मेरे पास एंट्रोपी होती है, ये कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप होती है, या हल्का सा पुश करने पे वो प्रोसेसेस होती हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, नेचुरल। जो नेचुरल में प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, मेरे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। अब ये जो मैंने यहां लिखा था डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मैं गैस भरता हूं। तो गैस किस टाइप में अपने आप को अरेंज करेगी, क्या ऐसे ऐसे अरेंज होगी गैस, या फिर रैंडमली पूरे सिलेंडर में होगी। ऑब्वियस सी बात है कि पूरे किस में होगी, सिलेंडर में आएगी। तो इसलिए तो बोला गया था कि जो ये क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब क्या है कि ये ऑर्डरलेस है। ये क्या है, एक ऑर्डर में थी ना यहाँ पे गैस, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर में है गैस, और यहाँ पे क्या है कि पूरी फैली हुई है गैस मेरे पास। तो इसलिए इसको एंट्रोपी हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो जो एंट्रोपी है जो हमारे पास, वो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, जो किसके ऊपर डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक
किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो थर्मोडायनेमिक मेरे पास वेरिएबल होते हैं। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन से हैं? जैसे प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया और टेम्परेचर, इन चीजों के ऊपर क्या करती है? ये डिपेंड करती है। अब सपोज कर लो कि जो ये मेरे पास सिलेंडर था या कोई भी कंटेनर था, इसको मैं अगर हीट देना स्टार्ट कर दूं तो क्या ये इनका जो रेंडमनेस है क्या और ज्यादा बढ़ जाएगी? तो इसका मतलब क्या होगा कि एंट्रोपी क्या हो रही है मेरे पास? इंक्रीज हो रही है। बट इसमें जो एक कंडीशन होती है कि जो मेरे पास अगर एंट्रोपी जो है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए जो क्रिस्टल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। प्योर क्रिस्टल मतलब कि जैसे कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 0 केल्विन, जो हमारे लिए क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या होती है? वी कांट कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी। बट हम क्या निकाल सकते हैं? बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। हम चेंज इन एंट्रोपी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो किसके बराबर आती है मेरे पास? चेंज इन एंट्रोपी होती है डी एस। एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? मैं यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? डी क्यू अपॉन टेम्परेचर। बात समझ आ गई? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ऐसा कब होगा कि मेरे पास जो एंट्रोपी आएगी डी क्यू अपॉन टेम्परेचर आएगी? दो केसेस में होती है एंट्रोपी यहां से। या तो मैं इसको बोल सकता हूं कि जब टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट होगा तो चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 हो, किसके बराबर आएगी? डी क्यू अपॉन टी के बराबर। अगर मेरे पास टेम्परेचर वेरिएबल आता है, क्या आता है? टेम्परेचर वेरिएबल आता है, तो जो मेरे पास S2 माइनस S1 होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी, T1 से T2 तक जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो एंट्रोपी जो कैलकुलेट करी जाती है वो क्या कैसे करी जाती है? वो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करी जाती है, ना कि मेरे पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन कर सके। बात समझ आ गई? अब मैं यहां से बोलूं कि इसकी यूनिट क्या होगी तो क्या बताओगे आप? यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या आएगी मेरे पास? जूल पर केल्विन। यहां से क्या आएगी? हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन। तो जो मेरे पास एंट्रोपी यूनिट आएगी क्या आएगी? वो जूल पर केल्विन। बात समझ आ गई इतनी सी? पक्का? ये छोटे थोड़े पॉइंट थे, इनको उतार लो एक बार। तो अगर नेक्स्ट देखो हमारे पास यहां से क्या आया था मेरे पास? जो चेंज इन एंट्रोपी आई थी डी क्यू अपॉन टी आई थी। अगर मैं यहां पे मान लूं जो मेरे पास हीट थी डी क्यू, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा मेरे पास? इफ टेम्परेचर अगर लो है मेरे पास तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी मेरे पास? हाई। क्यों? क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अगर टेम्परेचर जो मेरे पास हाई हो जाता है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगी मेरे पास? लो। बात समझ आ गई? अगर ये हाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगी? लो आई। पर मैंने ये जो यहाँ पे बोला ये क्या थी? चेंज इन एंट्रोपी थी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेज, देन मेरे पास क्या होगी? एंट्रोपी। जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम होगी वो क्या होगी? ऑलवेज इंक्रीज होगी। कभी भी मेरे पास किसी भी सिस्टम के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ऑलवेज इंक्रीज होगी। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, एक कंटेनर लिया था और उसमें जो गैस डाल दी थी, अगर उसको मैं हीट करता जाऊंगा तो क्या होगा? जो पार्टिकल होगी उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे? वो मोशन करेंगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली मोशन में आएंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी। रेंडमनेस बढ़ने का मतलब क्या है? कि एंट्रोपी क्या हो रही है उस सिस्टम की? मेरे पास इंक्रीज हो रही होगी। और दूसरी एक और बात होती है कि जो मेरे पास
चेंज इन एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि जो एंट्रोपी होगी कभी भी नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। वो या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। बट कभी भी क्या आ जाती है, वो माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है। बात समझ आ गई इतनी सी, पक्का। अब ये पॉज करके उतार लो और नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एंट्रोपी के ऊपर कि एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 kg आइस दे रखी है, क्या है, 1 kg आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर मैं हीट करता हूं और उसको कन्वर्ट कर देता हूं इन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब यहां से इसमें कन्वर्ट करा गया तो मेरे को पूछा गया फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के लिए मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी कितनी आएगी। अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास क्या था, टेम्परेचर क्या मेरे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होना, तो dq डिवाइडेड बाय t, तो dq क्या आ जाएगा मेरे पास, हीट कितनी इसमें आएगी, तो क्या आएगा यहाँ पे लेटेंट हीट आ रही है, तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी। तो जो L है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो किसके बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होती है। और जो यहाँ से 1 कैलोरी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 4.2 जूल। और मास कितना दे रखा था मेरे पास, 1 kg, और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर किस में लेंगे हम यहाँ पे, केल्विन में लेंगे, वास्तव में एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, तो कितना आएगा 273 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे क्या था 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं मैं, 273 उसमें क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। अगर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे पास क्या चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी किसी भी सिस्टम के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि अगर मेरे पास टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो मेरे को बताना है कि चेंज इन एंट्रोपी कितनी आएगी। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 kg वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मैंने हीट करा और 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गया। जब इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गया तो मेरे से पूछा गया फाइंड चेंज इन एंट्रोपी। अब मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, तो चेंज वही है। अब इसमें क्या है, अब मेरे को क्या देखना है, क्या यहाँ पे टेम्परेचर क्या वेरिएबल है, जब टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू dq अपॉन टी की इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक। क्या यही पढ़ा था हमने अभी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सिंपल dq अपॉन dt, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो क्या मैं इसकी इंटीग्रेशन कर लेता हूं। तो जो ये मेरे पास हीट आएगी dq, तो यहाँ पे कौन सी हीट आएगी, क्या यहाँ पे सेंसिबल हीट होगी। अब तो सेंसिबल हीट क्या होती है, mc dt अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ T1 से लेकर T2 तक। m कितना था यहाँ पे मेरे पास 1 kg, c कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ किसकी है, वाटर की बात कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 4.2, या इसको ऐसे लिख देता हूं 4200 जूल पर केजी केल्विन। कितनी होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन होती है। अगर इतनी सारी वैल्यू पता चल जाएगी और यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन, और T2 कितना आ जाएगा मेरे पास 373 केल्विन। इसमें क्या करता हूं मैं, एब्सोल्यूट चाहिए ना मेरे को, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए एब्सोल्यूट, तो कितना है 273 ऐड कर देता हूं मैं इसमें डिग्री सेल्सियस में, तो मेरे किस में आ जाता है वो टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है। तो इसके अब इंटीग्रेट कर लो बस, यहाँ से सिंपल है। अब तो यहाँ से क्या आएगा mc इंटू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या ऊपर है, अगर ऊपर है तो क्या मैं लिख सकता हूं ln ऑफ t 273 से लेकर 373 केल्विन तक। अगर मैं सारी वैल्यू यहां पुट करूं तो क्या मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, पक्का कैलकुलेट कर लेना ये। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर
तो अब क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या दिए, अपनी अपनी स्टेटमेंट दी। तो केल्विन स्टेटमेंट और दूसरी क्या थी हमारे पास, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब क्या हुआ कि जो केल्विन स्टेटमेंट थी, इन्होंने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a device which can it is impossible to construct a device which can produce continuous work without exchanging heat to the सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है जो क्या करे कि कंटिन्यूअसली वर्क करे। अगर मैंने उसको हीट सप्लाई करी और वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो बिना हीट एक्सचेंज करे हुए, किसमें, सराउंडिंग में। बात समझ आ गई। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई सिस्टम था, टी हायर टेम्परेचर पे था, यहां से हीट आई किसी भी सिस्टम के लिए और वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रह रहा है ऐसे। मतलब क्या है, एक बार एनर्जी मिल गई, जैसे हमारे पास क्या था, इंजन है, इंजन को अगर एक बार मैंने पेट्रोल दे दिया है, मतलब तो क्या हुआ, तो एक बार एनर्जी दे दी तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ऐसा कभी भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये किसने कहा, हमारे पास केल्विन ने। तो और दूसरी स्टेटमेंट किसने दी, क्लॉसियस साहब ने दी। क्लॉसियस साहब ने क्या बोला कि बोलते इट इज इम्पॉसिबल to construct a self-acting device which can transfer heat from colder body to hotter body। क्या बोला कि ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग डिवाइस नहीं है जो क्या करते, हीट एक्सचेंज, अपने आप क्या करते, हीट एक्सचेंज करते, कहां से लेकर, कोल्डर बॉडी से लेकर हॉटर बॉडी तक, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। बात समझ आ गई। तो दो बंदे थे, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी, जो केल्विन साहब ने स्टेटमेंट दी कि ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जो कंटिन्यूअसली क्या कर दे, वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट एक्सचेंजिंग द हीट टू द सराउंडिंग। और केल्विन साहब ने क्या बोला कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है कि जो क्या करे कि हीट ट्रांसफर करे, कहां से कहां तक, हॉटर बॉडी से लेकर, सॉरी कोल्डर बॉडी से लेकर हॉटर बॉडी तक। बात समझ आ गई, पक्का। इसको उतार लेना पॉज करके। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, एक और स्टेटमेंट आई, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि जब केल्विन ने कहा था कि ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जो क्या करे, कंटिन्यूअसली वर्क दे हमें बिना किसी हीट एक्सचेंज के किए बिना। बात समझ आ गई। तो इन्होंने क्या बोला, अगर जब हीट एक्सचेंज होगी तो मतलब हीट एक्सचेंज होगी सराउंडिंग का, इसका मतलब क्या, हीट लॉस हुआ। जब हीट लॉस होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, उसने क्या बोला, कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो। बात समझ आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑल द इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1।
बात समझ आ गई पक्का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, कार्नोट इंजन। तो ये कार्नोट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक इंजन डेवलप करा। तो उसने क्या करा कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ली, एक क्या ले लिया उन्होंने, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और उसमें अंदर क्या भर दी, गैस भर दी। जो गैस भर दी उसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर क्या था उसका, T1 था। बात समझ आ गई। इन्होंने क्या करा कि जो मेरे पास जो वॉल थी वो कैसे ले ली इन्होंने, एडियाबैटिक, और जो इसका बेस था वो ले लिया इन्होंने कंडक्टिंग। बेस कंडक्टिंग था और वॉल क्या थी इसकी, एडियाबैटिक थी। तो इन्होंने एक क्या ले लिया यहाँ पे, सोर्स ले लिया, सोर्स एट हायर टेम्परेचर। एक क्या ले लिया, इंसुलेटिंग बॉडी ले ली कोई, और एक और चीज ले ली उन्होंने, सिंक एट लोअर टेम्परेचर। अब जो सोर्स होता है, इंसुलेटिंग पैड होता है, सिंक होता है। अब सोर्स क्या होता है, ये थर्मल रेजर्वोयर है। क्या है ये, थर्मल रेजर्वोयर है, जो क्या है, एक हायर टेम्परेचर पे है। बात समझ आ गई, किस पे है, हायर टेम्परेचर पे। और ये सिंक क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा थर्मल रेजर्वोयर है एट लोअर टेम्परेचर पे। अब जो ये मेरे पास सोर्स और सिंक होते हैं, जो इनका टेम्परेचर होता है ये वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं। बात समझ आ गई, क्योंकि अगर बहुत बड़ा रेजर्वोयर होगा, अगर थर्मल रेजर्वोयर है वो बहुत बड़ा है, तो उसका टेम्परेचर क्या रखा है उन्होंने, कांस्टेंट मान के चला है। तो कार्नोट साहब ने क्या करा, जैसे ये सिलेंडर था इन्होंने उठा के किसके ऊपर रखा, सोर्स के ऊपर रखा। जैसे ही सोर्स के ऊपर रखा तो यहां से क्या हुआ, हीट गैस को मिलने लगी। जब हीट इसने गैस को मिली तो इसने क्या कर दिया, गैस ने क्या पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये वर्क करेगा ऊपर। बात समझ आ गई, जब पिस्टन वर्क करेगा तो कैसे वर्क कर रहा है, आइसोथर्मली। कैसे वर्क कर रहा है इसमें, आइसोथर्मली, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। बात समझ आ गई। तो इन्होंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, पीवी डायग्राम, ये P था, ये V था। कोई इनिशियल कंडीशन थी, मान ले A कंडीशन थी जहां पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर कैसा था, T1। तो यहां से हीट सप्लाई हुई इस केस में कैसे हुई, आइसोथर्मली। तो पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल कर्व कैसे आती है, A से B तक। कब तक हुई, जब तक कि उसका प्रेशर P2 ना हो जाए, वॉल्यूम V2 ना हो जाए और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या था, T1 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझे। फिर उन्होंने क्या करा, ये जो मेरे पास सिलेंडर था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट थी, ये उठा के किस पे रख दी, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दी। तो इंसुलेटिंग पैड के ऊपर जैसे ही इसने रख दिया तो क्या हुआ, तब मेरे पास क्या हुआ, तो हीट कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। जब हीट बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये वॉल भी क्या थी मेरे पास, एडियाबैटिक थी और ये क्या है, इंसुलेटिंग पैड है, तो क्या ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, सॉरी एडियाबैटिक कैसी होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना तो हीट अंदर आ रही है और ना ही बाहर जा रही है। तो मेरे पास अगर हीट ट्रांसफर अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एडियाबैटिक है। तो यहां से क्या आ जाएगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और कब तक होगी, जब तक कि उसका प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 ना हो जाए। बात समझ आ गई, कब तक होगा, जब तक इसका टेम्परेचर T2 ना हो जाए। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसको बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ए से बी, बी से किस में आ गया, ये सी में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था उठा के किसके ऊपर रख दिया, सिंक के ऊपर रख दिया। जब ये सिंक के ऊपर रखेंगे तो इसके कारण क्या होगा, जो हीट होगी क्या वो हीट का लॉस होगा,
टू द सराउंडिंग। अब हीट किस में जाएगी, हीट अगर ट्रांसफर होगी टू द सराउंडिंग मतलब लोअर टेम्परेचर के ऊपर, तो अब क्या होगा, क्या एट कांस्टेंट क्या होगा, और किस में है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मेरे पास क्या है कांस्टेंट होगा तो क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, ये पिस्टन सिलेंडर नीचे आएगा जब इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट होगी। तो यहां से क्या हुआ आगे कि सी से लेकर डी पॉइंट तक आ गया किसी, वहां पे इसका प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर क्या रहा T2, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ना। कहां से कहां तक, सी से लेकर डी तक। फिर उन्होंने क्या करा, इसको उठा के इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। जब ये इंसुलेटिंग पैड पे रखेंगे तो यहां से क्या होगा, अब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। ये क्या थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये क्या होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। कब तक रखेंगे ये यहाँ पे, जब तक कि क्या हो जाए ये इनिशियल स्टेट पे ना आ जाए। तो यहां से क्या हुआ, एक साइकिल पूरी हुई। तो ऐसे करते करते फिर इन्होंने इंसुलेटिंग फिर इन्होंने सोर्स के ऊपर रखा, फिर यहाँ से हीट मिली, फिर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, फिर इन्होंने उठा के क्या रखा इंसुलेटिंग पैड पे रखा, फिर वहां से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, फिर सिंक पे रखा तो क्या हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर इंसुलेटिंग पैड पे रखा तो क्या होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई, जब तक कि क्या हो जाए ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ जाए या ओरिजिनल स्टेट पे ना आ जाए। बात समझ आ गई इतनी सी, पक्का। अब जब ये 1 से 2 गया था तो यहाँ से सॉरी ए से बी गया था तो वहां से आइसोथर्मल प्रोसेस हुई थी, तो कुछ ना कुछ उसने वर्क करा होगा। बात समझ आ गई, वर्क करा होगा और कुछ ना कुछ हीट भी यहाँ से क्या इस केस में हीट के सिस्टम को मिली थी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड, और यहां से क्या हुई हीट रिजेक्ट कर दी यहां से। बात समझ आ गई। जब मैं इस सिंक के ऊपर रख रहा था तो क्या ये सिस्टम जो था मेरे पास रिजेक्ट कर रहा था हीट टू द सराउंडिंग। बात समझ आ गई इतनी सी, पक्का। ये पॉज करके उतार लो, इसका हम वर्क डन लिखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, अब मैं बोलूंगा कि जब प्रोसेस ए से बी हुई थी, ए से बी में क्या हुआ था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हुई थी तो उसमें वर्क डन, आइसोथर्मल के केस में मेरे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो जितने मेरे पास हीट होती है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या वर्क डन, इन केस ऑफ आइसोथर्मल इसको वर्क डन 1 मान लेता हूं मैं, इक्वल टू किसके बराबर आएगा ये, NR T1 ln ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। याद है क्या, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये केस 1 था। दूसरे केस में क्या हुआ, B से C में क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरे केस में क्या थी हमारे पास, एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई तो मतलब हीट के एक्सचेंज क्या हो गया, जीरो हो गई। हीट का जो एक्सचेंज था वो जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना करा, मान लीजिए इस केस में W2 वर्क डन करा था, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है, NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। आई थिंक आपको याद होगा, ये हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने क्या करा था, ये प्रूफ करा था कि जो एडियाबैटिक के केस में जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, NR T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ था मेरे पास, तीसरी प्रोसेस कहां से कहां तक हुई थी, C से लेकर D तक। ये कैसी थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ है वैसा, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में वही सेम, उसमें इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो जितनी ही मेरे पास हीट रिजेक्ट होगी क्या वो मेरे पास वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन मान लीजिए 3 के केस में था तो क्या आएगी, NR क्या था यहाँ पे, T2 टेम्परेचर था, T2 इंटू ln ऑफ V फाइनल कितना, अब V4 है क्या, डिवाइड बाई V इनिशियल V3। क्या इस पॉइंट पे थे हम, इतनी सी बात समझ आती है। इस चीज को और कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस टाइम ऑफ NR
T2 ln ऑफ V3 डिवाइडेड बाई V4। इसको उल्टा करके लिखूंगा तो क्या माइनस आगे आ जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट में क्या आता है, जो चौथी प्रोसेस थी इसकी, इसमें कहां से कहां तक, D से लेकर A तक, वो कौन सी थी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या हुआ ऐसा, तो वहां से जो मेरे पास हीट, जो वर्क डन आया, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर क्या आएगा यहां से, इनिशियल माइनस फाइनल। तो T2 इनिशियल था और T1 क्या था मेरे पास, फाइनल था, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बट जब ये कंप्रेशन हो रही है तो इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं क्या ऐसे, तो माइनस टाइम ऑफ एन आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बात समझ आ गई यहां तक क्या हुआ इस प्रोसेस में। ये पॉज करके एक बार उतार लो तो हम नेट वर्क डन, इस केस जो ये साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, इस केस में नेट वर्क डन कितना हुआ वो लिखेंगे। अब तो मेरे पास नेट वर्क डन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन तो W इज इक्वल टू क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इतना वर्क डन हुआ। ये किस केस में था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जो मेरे पास W1 किसके बराबर था, हीट रिजेक्टेड के बराबर, सॉरी हीट सप्लाइड, प्लस W2 ये किसके बराबर, हीट रिजेक्टेड माइनस QR, ये किसके बराबर, माइनस टाइम ऑफ कंप्रेशन था, नहीं दोनों माइनस आए थे ना, W4, तो दोनों क्या सेम थे तो ये कट जाएंगे, तो यहां से मेरे पास नेटवर्क कितना आ जाएगा, QS माइनस QR। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये सप्लाइड है और ये क्या है, रिजेक्टेड। अब मेरे को निकालना था, क्या निकालना था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल कितनी होगी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ये होता ना, हीट सप्लाइड। किसके बराबर वर्क डन क्या है, Q सप्लाइड माइनस QR डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड का यही थी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। बात समझ आ गई पक्का। तो यहां से एफिशिएंसी और कैसे लिख सकता हूं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्टेड कितना था, NR T2 ln ऑफ V3 डिवाइडेड बाई V4 डिवाइडेड बाई NR T1 इंटू ln ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। क्या यही था मेरे पास। अब क्या हुआ, इसको एक बार पॉज करके उतार लो क्योंकि यहां स्पेस कम है थोड़ा सा। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि जो मेरे पास प्रोसेस थी B से C प्रोसेस में क्या था मेरे पास, एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 V2 की गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोलता जब वहां पे जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस था, उस केस में क्या था मेरे पास कि PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, और मैंने दो इक्वेशन और तुम्हें बताई थी कि जो T1 अगर TV की फॉर्म में भी आए तो आपको याद रखना है वो। तो यहां से T1 V2 की पावर गामा इक्वल टू T2 इंटू V3 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, V3 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2, यही आएगा ना, T1 डिवाइडेड बाय T2। वो जो प्रोसेस आएगी मेरे पास एक D से लेकर A तक, क्या थी वो, एडियाबैटिक कंप्रेशन थी। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन थी तो उस केस में क्या लिख सकता हूं मैं, T2 V4 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से क्या आएगा, V4 डिवाइडेड बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2।
तो जो T1 डिवाइड बाई T2 है, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, तो क्या आ जाएगा अब V4 डिवाइड बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। तो ये गामा माइनस कट गए, तो यहां से क्या आ जाएगा, गलत तुम लिख दिया कहीं, यहाँ क्या आ जाएगा V3 डिवाइड बाई V2 है ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कट गए, तो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4। तो यहां से इस रिलेशन में आ गया। जब मैं इसकी वैल्यू यहां पे रखूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एन आर T2 ln ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 होल डिवाइडेड बाई एन आर T1 ln ऑफ V2 डिवाइड बाई V1। तो ln ऑफ V2 डिवाइड बाई V1 कट गया, ये कट गया, तो यहां से मेरे पास दिस इंप्लाइज एफिशिएंसी किसके बराबर आएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, और कैसे लिखता हूँ, T1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। मतलब क्या है कि उस साइकिल में लोअर टेम्परेचर कितना है और हायर टेम्परेचर कितना है, बात समझ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है मेरे पास, कि जो मेरे पास केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी उसको किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। जो हीट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब ये एक ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को किस में कर देता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि हमारे पास गाड़ी के जितने भी सारे इंजन आते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी लेते हैं, उससे क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वहां से क्या आ जाता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अगर आप यहाँ पे हम देखें तो मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या एक सोर्स है, एट हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे हीट इंजन लगाया गया, और यहाँ से क्या था, एक मेरे पास सिंक है एट लोअर टेम्परेचर। ये क्या था मेरे पास, सोर्स था, ये क्या था, सिंक था। तो एक हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तो जो यहां से हीट आई, मतलब क्यू हायर, जब इस हीट इंजन को हीट मिली तो इसने क्या कर दिया, वर्क करा होगा, और कुछ ना कुछ हीट क्या करी होगी, रिजेक्ट करी होगी टू द लोअर टेम्परेचर। तो वर्क डन कितना हुआ, क्यू सप्लाइड, कितनी हमने सप्लाई करी हीट, माइनस क्यू रिजेक्टेड, कितनी क्यू लोअर टेम्परेचर पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्या इतना ही वर्क हुआ होगा इसमें। तो अब यहां से इसकी एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क डन कितना है मेरे पास, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर डिवाइडेड बाय क्यू हायर। हीट सप्लाइड तो कितनी थी, क्यू हायर थी, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कार्नोट था, तो यहां से क्या आ जाता है, जो हीट होती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो जो लोअर मेरे पास हीट होगी वहां पे लोअर टेम्परेचर आ जाएगा क्या, और दूसरे में क्या आ जाएगा, एट हायर टेम्परेचर। बात समझ आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी आ गई मेरे पास, यहां से 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। बात समझ आ गई, पक्का। पॉज करके इसको उतार लो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक और चीज होती है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। क्या होता था, हीट पंप, हीट पंप, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर। अब जो हीट पंप होता है उसका काम क्या होता है कि जो मेरे पास किसी भी सिस्टम को ये क्या हीट प्रोड्यूस करवाता है या हीट देता है किसी भी सिस्टम को। तो मान लिया मैंने कि ये हीट पंप लगाया है यहाँ पे, अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सटर्नल से वर्क इनपुट कर देना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वर्क इन देना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्लोशियस स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि अपने आप कोई लोअर टेम्परेचर पे कोई बॉडी है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती हायर टेम्परेचर तक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो इसने यहाँ से हीट ली क्यू लोअर टेम्परेचर से और क्यू हायर टेम्परेचर को क्या कर दी, गिवन कर दी। तो ये सिस्टम क्या हो गया मेरे पास, हीट अप हो गया। तो अब इसने वर्क इनपुट कितना करा होगा,
कि क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, यही आएगा ना वर्क इनपुट। वर्क कितना करा, अगर तुम ऐसा बोलो तो वर्क इन प्लस क्यू लोअर इज इक्वल टू, क्या क्यू हायर इतना ही आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। तो यहां से मेरे पास वर्क इन किसके बराबर आ जाएगा, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। अब जो ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी ना डिफाइन करके यहाँ पे एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। मतलब क्या है कि डिजायर इफेक्ट, हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं कि कोई जो मेरे पास सिस्टम है वो हीट अप हो जाए। तो डिजायर इफेक्ट क्या था मेरे पास, क्यू हायर, वर्क इनपुट क्या था, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। क्या बात समझ आ गई, पक्का। तो यहां से इसको क्या मैं टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकता हूं, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। बात क्लियर है इतनी सी, पक्का। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है। अब रेफ्रिजरेटर में क्या आएगा मेरे पास, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीजों को क्या ठंडी होती है वहां पे, मतलब हीट वहां से क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होती है। जो हमारे पास डोमेस्टिक जितने भी हमारे पास क्या है फ्रीज वगैरह होते हैं, तो वहां पे हम कोई सामान रखते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा कैसे होता है, वहां से क्या होती है, हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है उसमें से। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हुई, जो मेरे पास वर्क इनपुट दिया मैंने, यहाँ से क्या करा, इसमें वर्क इनपुट दिया और यहाँ से हीट क्या निकाली गई है हीट। बात समझ आ रही है, यहाँ से क्या हुआ, हीट निकाली गई। तो इसमें अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखना चाहूँ ऑफ रेफ्रिजरेटर तो क्या लिखूंगा, डिजायर इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। जो ये वर्क इनपुट क्या है, ये हमारे क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इसमें वर्क दे रहे हैं किसकी फॉर्म में आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आएगा। डिजायर इफेक्ट क्या है यहाँ पे मेरे पास, कि क्यू लोअर टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। बात समझ आ गई, पक्का। इसको क्या मैं टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, ये याद रखना हमेशा। और जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है, और जो एफिशिएंसी होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ये पॉइंट भी आप रिमेंबर करना है इस चीज को। बात समझ आ गई, पक्का। इसको पॉज करके उतार लो, और इसमें हम अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो जो मेरे पास सीओपी ऑफ हीट पंप आया था वो कितना था मेरे पास, टी लोअर टी हायर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं टी हायर को, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। और ये क्या चीज थी मेरे पास, क्या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन थी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बात समझ आ गई। अगर मैं दूसरे केस में बोलूं कि हीट पंप में से जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप है उसमें से एक माइनस कर दूं, तो टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर -1 कर दूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, टी हायर माइनस टी हायर प्लस टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। तो यहां से कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। लेकिन क्या है ये चीज, क्या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है ये मेरे पास। बात समझ के तीनों को सम अप करके लिखूंगा। तो यहां से एक और चीज देखो, ये हीट पंप की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 आ गया, और ये किसके बराबर आ जाएगा इधर से, इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बराबर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर मेरे पास किसी कोई भी सिस्टम दे रखा है जिसकी एफिशिएंसी दे रखी हो, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना हो और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बात समझ आ गई, पक्का। पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो इधर, सपोज कर लो कि मेरे पास कोई एक
हीट इंजन है और वो वर्क कर रहा है, सोर्स का टेम्परेचर है वो 2100 केल्विन है और जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है, मान लो 700 केल्विन है। और जो इसकी मेरे को इस इंजन की जो एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखी है, क्या एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखी है, वो 40% है। कितनी है एक्चुअल एफिशिएंसी? अगर मेरे पास 40% दे रखी है तो मेरे को पूछा गया फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम की मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या होगी? जो क्या दे रखा है, एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 40%। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आएगी? अब मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो टी लोअर कितना मेरे पास 700 केल्विन है क्या, डिवाइड बाय टी हायर 2100 केल्विन। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो ये कितना का 2/3 इंटू 100। क्या इतने परसेंट आ गई मेरे पास? ये यहां से आ गया 200 डिवाइड बाई 3%, या फिर बोल सकते हैं इसको 66.6%। मतलब क्या है कि जो ये सिस्टम था मेरे पास, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास 66%। अब मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है, क्योंकि एक्चुअल मेरे पास कितनी दे रखी थी 40%। तो मैक्सिमम पॉसिबल, अब मैक्सिमम पॉसिबल कैसे निकालते हैं हम कि एक्चुअल कितनी थी मेरे पास, एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी इनटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल आ जाएगा। तो एक्चुअल कितनी थी मेरे पास, क्या 40 थी, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितनी आई थी 200 डिवाइडेड बाय 3 इतनी आई थी इनटू 100। अगर ये करता हूं तो यहां से 2 कट जाएंगे, तो यहां से कितना जाएगा 20, तो ये कितनी आ जाएगी 60%। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है इसमें 60% एफिशिएंसी हो सकती है। बात समझ आ गई? पक्का? ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, मेरे पास क्या है कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन है जिसका मेरे पास सिंक का टेम्परेचर की लोअर टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस एंड उसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 40%। एफिशिएंसी दे रखी है 40% और लोअर टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री। अब मेरे से पूछा गया हाउ मेनी डिग्री should temperature of source change so that efficiency is increased by 10%। मतलब क्या है कि मेरे पास एक कार्नोट इंजन दे रखा है जिसमें क्या बोला गया है कि उसके जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 27 डिग्री दे रखा है और एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 40% दे रखी है। मेरे को पूछा गया कि मैं जो सोर्स है उसका टेम्परेचर में कितना चेंज कर दूं कि जो मेरे पास एफिशिएंसी है वो 10% क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होती है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो यहां से क्या आ जाएगा विच इंप्लाइज एफिशिएंसी कितनी थी 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर। इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लो तो यहां से कितना आएगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाय टी हायर। बात समझ आ गई? तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहां से क्या आ जाएगा टी हायर इज इक्वल 300 डिवाइडेड बाय टी हायर इज इक्वल टू 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा क्या। तो यहां से अगर मैं टी हायर निकालना चाहूंगा तो कैसे आ जाएगा टी हायर इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ऊपर चला गया तो यहां से कितना आएगा 500 केल्विन। तो यहां से जो मेरे पास सोर्स का जो टेम्परेचर था वो 500 केल्विन था जब इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 40% थी। कितनी थी 40%। अब मेरे को इसको सोर्स का और टेम्परेचर निकालना है जब क्या हो जाए इसका एफिशिएंसी 10% इंक्रीज हो जाए। इसको एक बार पॉज करके उतार लो। तो
अब एफिशिएंसी 10% इंक्रीज हुई, मतलब अगर पहले 40% दे रखी थी, अब 10% उसका, तो 40 का 10% कितना होता है, डिवाइड 100 इक्वल टू क्या 4%। मतलब क्या है कि अब मेरे पास न्यू एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कितनी होगी, 44% होगी। कितनी हो गई, 44%। अगर 44% होगी तो 44 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय टी डैश। ये डैश क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को टेम्परेचर निकालना है जब इसकी एफिशिएंसी इसने कितनी इंक्रीज कर दी थी, 10% इंक्रीज कर दी थी। तो यहां से कैसे निकलेगा ये, दिस इंप्लाइज 300 डिवाइडेड बाय टी आई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा। अगर इसको मैं यहां से काटूं पॉइंट लगा के तो कितना का 100, तो 100 माइनस 44 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.56 आ गया मेरे पास। कितना आ गया, 0.56 आ गया। ये किसके बराबर आ गया था, 300। तो यहां से टी एच डैश किसके बराबर आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 0.56। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाता है 535.7 केल्विन। बात समझ आ गई। तो यहाँ से टी हायर डैश किसके बराबर आएगा, 535.7। तो अब मेरे को चेंज निकालना था, मेरे को क्या निकालना था, कितने डिग्री मैंने चेंज करा था। पहले कितना था टेम्परेचर मेरे पास, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ कि वो 10% एफिशिएंसी बढ़ाए, तो ये कितनी थी, 535.7 माइनस 500 तो किसके बराबर आएगा, 35.7 केल्विन। अगर मैं उस सोर्स का टेम्परेचर 35.7 केल्विन बढ़ा देता हूं तो एफिशिएंसी मेरे पास कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो गया। पक्का, ओके, थैंक यू।